हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। हमने बेटे एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है रिविजनरी टेस्ट पेपर मई 22 एग्ज़ाम्स के लिए। मई 2022 का जो आरटीपी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आया है, हमने वो शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 से लेके 6 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। और आज मुझे आपको कम से कम 7 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं। 6 कर चुके, 14 पेंडिंग है। 7 मैं आपको आज कराऊंगा, 7 अगले वीडियो में कराऊंगा। आज मैं खड़ा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये क्वेश्चन है इंड AS 23 पे। आप इस पे लगाएं टिक इम्पॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैटर नहीं है, इंस्टीट्यूट के MTP में भी नहीं है, पुराने RTPs में भी नहीं है, पास्ट एग्जामिनेशंस में भी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए बेटे। और एज यूजुअल आपको पता है वीडियो क्लासेस हैं, पॉज का बटन होता है, एक पॉज का बटन दबाओ, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लो। जब क्वेश्चन आप पढ़ लो, मुझे दोबारा से रिज्यूम कर लो, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, वैसे तो रिविजनरी टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर आपको खुद करने चाहिए, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आपको वीडियो का रेफरेंस लेना चाहिए। देखो, कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया है कि सारे टीचर RTP MTP रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपको अपने आप को जज करना है तो खुद करना चाहिए, और अगर आपको ईजी वे में चाहिए तो वीडियो है आपके पास, है ना। आओ जी ज़रा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ बेटे। मेरी अजम्पशन क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। X Limited commenced the construction of a plant qualifying asset। X कंपनी ने किसी प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है और वो क्वालिफाइंग एसेट है, मतलब एसेट के अस्तित्व पे कोई भी डाउट नहीं है। आपकी एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया, कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। अब ये क्वालिफाइंग एसेट है तो इंड AS 23 लगेगा। इंड AS 23 लगेगा तो फिर टाइप्स ऑफ बोरिंग्स की बात हो गई, स्पेसिफिक, जनरल। स्पेसिफिक में ना हम एक्सपेंडिचर देखते, ना हम डेट देखते, जितना ब्याज बनता है सारा कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर आपकी बोरिंग जनरल बोरिंग हुई तो पहले WACR निकालेंगे, फिर एक्सपेंडिचर की अमाउंट देखेंगे, फिर उसका टाइम देखेंगे, फिर उस टाइम के हिसाब से कैपिटलाइजेशन करेंगे। ये फंडा होता है अपना। तो इन्होंने एक प्लांट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है सर, और क्वालिफाइंग एसेट है, और ये काम शुरू किया है इन्होंने 1 सितंबर X1 को। मैं लिख लेता हूँ, 1 सितंबर X1 को काम शुरू हुआ है जी। एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 करोड़ रुपीज़, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। एस्टिमेटेड कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये देखना है लोन कितना है, उस पर ब्याज कितना है, फिर हमें ये देखना है एक्सपेंडिचर कितना और उस पर कितना कैपिटलाइजेशन हो सकता है, और जितना कैपिटलाइजेशन नहीं हो सकता उठा के P&L में मारेंगे। सिंपल सी बात है, ये बेकार की बात कर रहे हैं, हमें एस्टिमेशन से क्या लेना। फॉर दिस पर्पज X हैज़ नॉट रेज्ड एनी स्पेसिफिक बोरिंग। बहुत बढ़िया काम। कोई स्पेसिफिक बोरिंग है ही नहीं, मतलब सारी बोरिंग जनरल बोरिंग है। WACR, एक्सपेंडिचर और टाइम फैक्टर सब कुछ काउंट किया जाएगा। रादर इट इंटेंड्स टू यूज़ जनरल बोरिंग्स, लेकिन इन्होंने फैसला लिया है कि ये जनरल बोरिंग यूज़ करेंगे। मैं इनकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ जी, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। विच हैव अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ 11%। सर मज़ा आ गया, मेरा एक वर्किंग नोट बच गया। क्वेश्चन ने मुझे WACR का अमाउंट बता दिया। WACR 11% है, क्वेश्चन ने बता दिया, मैंने मान लिया WACR। अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज रेट नहीं होता, मुझे निकालना पता। और आपको पता है जनरल बोरिंग में WACR की कैलकुलेशन मैंडेटरी है, आपको निकालना ही पड़ेगा हर हालत में। दे रखा है सर, मज़े आ गए। टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1 September to
31 मार्च 50 लाख रुपीज़। सर और मज़े आ गए सर। 1/9 से लेके 31 मार्च के बीच में 50 लाख रुपए की बोरिंग कॉस्ट है, जनरल बोरिंग कॉस्ट। WSCR आपको दे रखा है, जनरल बोरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है। इस जनरल बोरिंग कॉस्ट के 2 टुकड़े बनेंगे। कुछ तो हम कैपिटलाइज करेंगे, किसमें, क्वालिफाइंग एसेट में, और जो कैपिटलाइज नहीं हो पाएगी उठा के P&L में मारेंगे। और एक बात सारे बच्चों को पता है कि एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन हो नहीं सकता, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं है। नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, सारे रूल्स आपको पता हैं। तो 50 लाख रुपए के दायरे में रह के आपको कैपिटलाइजेशन करना है। तो मुझे यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं सर। और मैं अपने दिमाग में एक बात और लेके चल रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में एक बात और लेके चल रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में एक बात और लेके चल रहा हूँ कि सितंबर से लेके मार्च तक ही काम हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 7 महीने का हिसाब किताब है, बस 7 महीने की कैलकुलेशन है। स्पेसिफिक बोरिंग होता तो हम पीरियड कभी नहीं देखते, सारा ब्याज निकाल के कैपिटलाइज कर लेते। इसमें तो आपको 7 मंथ्स का हिसाब तैयार करना है। क्वेश्चन आगे लेके चलते। सीधी सीधी बात, जितना एक्सपेंडिचर होगा उस पे हम 11% लगा देंगे और देख लेंगे एक्सपेंडिचर कब हुआ है और उसका टाइम फ्रेम ले लेंगे। सिंपल सी बात है बेटे, हमने कौन सा पहले क्वेश्चन किए नहीं हुए। ये हमारे पास है मंथ, जो खर्चा सितंबर में होगा इस पे 11% के हिसाब से 7 महीने का कैपिटलाइजेशन करेंगे। जो खर्चा अक्टूबर में होगा इस पे 6 महीने का कैपिटलाइजेशन करेंगे, इस पे 5 महीने, इस पे 4 महीने, इस पे 3 महीने, इस पे 2 महीने, इस पे 1 महीना। तो जैसे जैसे हम खर्चा करते जाएंगे तो एक्सपेंडिचर का पीरियड कम होता जाएगा, कैपिटलाइजेशन कम होता जाएगा। जो खर्चा सबसे पहले होगा वो 7 महीने पैसा यूज़ किया है, यहाँ पे 6 महीने पैसा यूज़ किया है, यहाँ पे 5 महीने, तो वो नंबर आपको देखने पड़ेंगे। मुझे प्रॉब्लम मंथ्स की नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इन 2 कॉलम्स की। ये 2 कॉलम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए इन्होंने। क्या कॉलम है ये? इन्होंने बताया हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लेकिन कौन सी, एक्रूड। और ये हमें बताया है पेड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा ये होगा कि जो एक्सपेंस आपका एक्रू हुआ है उस पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए एक्सपेंडिचर मान के, या जो आपने एडवांस दे दिया है उसको एक्सपेंडिचर मान के उस पे कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। जिंदल सर क्या कह रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने एडवांस दिया है 3 करोड़ का और यहाँ पे मेरा एक्सपेंस बनता है 1.5 करोड़ का। अगर मैं बिलिंग देखूँ तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को 1.5 करोड़ की बिलिंग भेजी है, और अगर मैं एडवांस देखूँ तो मैंने 3 करोड़ रुपए उसको कैश में दे दिए हैं। तो इंड AS 23 में एक्सपेंडिचर किसको माने, 3 करोड़ को माने या 1.5 करोड़ को माने? जो खर्चा वाकई में हुआ है उसको माने, या जो कैश में हमने चुका दिया है उसको माने? तो इसके लिए आपको किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा कॉन्सेप्ट का। कौन से कॉन्सेप्ट? जो क्लास में मैंने घिस घिस के बताए हैं आपको मैंने कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन में 3 कंडीशन बताई थी। एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी एक्चुअल, एंड नेसेसरी एक्टिविटीज़ शुड रिमेन इन कॉन्टिन्यूएशन, बताई थी ना। और हर कंडीशन के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखवाई थी बॉक्स बना बना के। तो एक्सपेंडिचर के नीचे जो पहली कंडीशन थी, एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड्स, कि पैसा उधार लेने से कुछ नहीं होता, खर्च करने से मतलब है हमें। और एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या थी? पेमेंट इन कैश, जो पैसा आप कैश में पे कर देते हो वो आपका एक्सपेंडिचर है। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, अगर आपने कैश में पेमेंट नहीं की और अपनी पुरानी कोई एसेट यूज़ कर ली, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, वो भी एक्सपेंडिचर है। और उसमें था अगर कोई खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब आपने खर्च कर दिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई, वो आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, वो भी एक्सपेंडिचर है। पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन कैश, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, और कोई आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। मतलब मान लो आपने खर्च कर दिए 4 करोड़ और उसको दिए 3.5 करोड़, 50 लाख रुपए आपके उधारी रह गई, तो खर्चा 4 करोड़ ही माना जाएगा।
लेकिन ये आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। मेरा इसमें आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसमें एडवांस पेमेंट ज़्यादा है। मेरा एडवांस है 3 करोड़ का और मेरा खर्चा है 1.5 करोड़ का। इसमें आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, इसमें तो एडवांस जा रहा है आपका। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं पेमेंट इन कैश बताओ, तो आप बोलोगे पेमेंट इन कैश तो 3 करोड़ है, और अगर खर्चा पूछूंगा तो 1.5 करोड़ है, तो मैं तो पेमेंट इन कैश को प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे खर्चा आपका 4 करोड़ होता तो मैं 4 करोड़ को प्रेफर करता। मैं बोलता 3 चुका दिए, 1 करोड़ की लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है पर खर्च तो हो गए हैं, तो मैं 4 करोड़ पे कैपिटलाइजेशन ले लेता। तो फंडा क्या निकल के आया, विच एवर इज हायर। भाई अगर आपका पेमेंट इन कैश ज़्यादा है, यानी आप एडवांस पेमेंट ज़्यादा करते हो और खर्चा धीरे धीरे हो रहा है आपका, तो हम पेमेंट इन कैश पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है पेमेंट इन कैश प्लस ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, वो इस क्वेश्चन में है नहीं, प्लस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ वो भी नज़र नहीं आ रहा, तो पेमेंट इन कैश ज़्यादा है इसके अंदर। अगर इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होता कोई, तो उसका मतलब होता कि आपका बिल ज़्यादा आया और एडवांस पेमेंट कम जा रही है, तो फिर हम एक्सपेंडिचर पे शिफ्ट हो जाते। तो हमें विच एवर इज हायर को कंपेयर करके लेना होता है। इसमें हमें इसमें एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर माने तो माने किसको, एडवांस पेमेंट को माने या एक्रूड को माने। तो विच एवर इज हायर को एक्सपेंडिचर मानेंगे हम, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे आपको। एडवांस वाला ब्याज भी निकालना पड़ेगा, एक्रूड वाला ब्याज भी निकालना पड़ेगा, और विच एवर इज हायर को हम कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि वो विच एवर इज हायर क्यों, अगर तो एडवांस वाला हायर है इसका मतलब पेमेंट इन कैश ज़्यादा जा रही है आपकी, तभी उसका ब्याज ज़्यादा बन रहा है। और अगर आपका एक्रूड वाला ब्याज ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब पेमेंट आपकी कम है और आउटस्टैंडिंग पे भी ब्याज निकल रहा है, तो दोनों अलाउड है। देखना पड़ेगा विच एवर इज हायर जो भी बनता है इसके अंदर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और शायद आपको याद हो एक्सपेंडिचर में मैंने एक बात और बोली थी कि प्रोग्रेस पेमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट अगर कुछ आपको मिल जाए वो माइनस कर लेना। प्रोग्रेस पेमेंट बिल्डर के केस में होता है, जब कोई बड़ी सोसाइटी बनाता है या कोई रियल एस्टेट बिजनेस है, उसको कस्टमर से कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस पेमेंट मिलती रहती है, तो एक्सपेंडिचर कम हो जाता है उससे। सरकार से कोई ग्रांट आ जाए तो भी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। मतलब कैश जा रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कैश वापस आ जाए तो एक्सपेंडिचर को नेट ऑफ करके लेना होता है आपने। पूरी बात क्लास में आपको समझाई हुई है। हाँ, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन आ गया उसका, इसलिए इंड AS 23 का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक्रूड के हिसाब से ब्याज निकालूंगा अभी, फिर एडवांस के हिसाब से ब्याज निकालूंगा, और विच एवर इज हायर को मैं कैपिटलाइज कर लूँगा। ये फंड है जी, लॉजिक मैंने आपको सारा समझा दिया है। आपको एडवांस भी अलाउड है क्योंकि वो कैश पेमेंट है, आपको एक्रूड भी अलाउड है क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों अलाउड है। तो जहाँ पे भी आपका बेनिफिट हुआ वो कैपिटलाइज कर लो आप। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है जी, मुझे देखना पड़ेगा जी क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। आगे क्वेश्चन कहता है जी, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एज पर कैश आउटफ्लो बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, एंड ऑल्सो सजेस्ट द appropriate amount of interest that should be capitalized to the cost of plant if the financial statements। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको दोनों तरीके से ब्याज बताना है, बता देते हैं, फिर आपको सजेस्ट करना है, क्या सजेस्ट करना है कि कौन सा बेस बढ़िया है इसके अंदर, एडवांस के हिसाब से चलें या एक्रूड के हिसाब से चलें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। अब इसका आंसर पेपर में कैसे दें, RTP के आंसर तो आपको पता है वो बबल गम की तरह खींच के दिए होते हैं, इनका कोई जोर थोड़ा ना लगता है। इन्होंने ये थोड़ा ना सोचना है कि बच्चे ने 3 घंटे में पेपर पूरा करना है। ये तो अपना पूरा पैरा ये फालतू की डेफिनेशन चिपका के क्वेश्चन लंबा खींच के पकड़ा देते हैं बच्चे को। ये थोड़ा ना प्रैक्टिकल है हमारे लिए। जो आंसर ये बनाते हैं वो कोई आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है इतना कुछ लिखना वहाँ पे। हाँ, काम की बात करते हैं। आप पेपर में लिख के आओ कि एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंड AS 23 expenditure incurred should include payment in cash, transfer of assets and any outstanding liabilities. In the given question there are 2 types of expenses। मैं आपको लिखवाता हूँ, आओ मेरे साथ, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। सर कर लेंगे सर, नहीं आप कर लो, एक क्वेश्चन करने में क्या बुराई है।
और अगर नहीं करना तो आरटीपी में आंसर है ही, वो रेफर कर लेना। बात सुन लो मैं क्या करा रहा हूँ, देखो एज पर दी प्रोविजंस ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ आपको। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ India's 23 the meaning of expenditure incurred should include payment in cash, transfer of assets and incurred expenditure। आपने पैसा खर्च कर दिया है लेकिन लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रह गई, मतलब पैसा आपने खर्च कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं हुई, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है, वो भी अलाउड है। इसका मतलब ये एक्रूअल बेसिस पे जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पेमेंट इन कैश को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पेमेंट इन कैश ज़्यादा हो जाए फिर तो पेमेंट इन कैश पे आ जाएंगे, और अगर पेमेंट इन कैश लो है तो फिर हम आपका एक्रूड पे आ जाएंगे। दोनों अलाउड है आपको। तो इन द गिवन केस द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट is mentioned on accrual basis as well as cash basis. So we need to compare the amount of borrowing cost. We need to compare amount of borrowing cost on the given basis. The following calculations may be referred. अगर आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स, यहाँ लिखेंगे बोरोइंग कॉस्ट, एक्रूअल बेसिस, बोरोइंग कॉस्ट, कैश बेसिस। बोरोइंग कॉस्ट एक्रूअल बेसिस, बोरोइंग कॉस्ट कैश बेसिस। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। आओ जी
सितंबर में आओ। सबसे पहले तो मैं एक्रूअल बेसिस पे चल रहा हूँ। सबसे पहले 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ, फिर कितना हुआ 50 लाख, फिर 1.5 करोड़, फिर 50 लाख, 1.5 इंटू 11%, 7/12, फिर 0.5 इंटू 11%, 6/12, 1.5 11%, 5/12, 0.5 11%, 4/12, फिर कितना हुआ जी 180, 70 और 3, 180, 70, 3, 1.5 इंटू 11%, 7, 9625, ठीक है जी। 0.5 इंटू 11%, 6, 02750 पॉइंट, 5, 06875 पॉइंट। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आप कर लोगे। मैं आपको आंसर दिखाऊं, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, क्यों आपका टाइम ख़राब करूं मैं इसमें। पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया। मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। कैलकुलेशन का तरीका आपको पता, इसी तरह से एडवांस की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये देखो आप, ये ऐसे हम वर्किंग बना रहे थे अभी। ये इन्होंने क्या किया है ना, कहीं बाद में फिर डाउट पूछना शुरू कर दो। एक्सपेंडिचर लिया, उसका 7/12 किया और प्रिंसिपल निकाल के रख लिया, बाद में 11% इकट्ठा ही लगा दिया। हमने क्या किया था, हम 11% सबका अलग अलग कर रहे थे। ये टेक्निक भी ठीक है, इससे टाइम थोड़ा सा और कम लगेगा आपको। सारे अमाउंट पे टाइम फैक्टर लगा लगा के रख लो, बाद में 11% इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेना। पॉइंट क्या हुआ ये देखो आप, ये सेम कैलकुलेशन एडवांस के ऊपर कर ली इन्होंने। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 2 ब्याज आएंगे आपके। ये एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंडिचर है, इस पे 11% लगा के 0.3 आ गया। ये हमारा 4.02, इस पे 11% लगा के ये आ गया। विच एवर इज़ हायर आपको अलाउड है, तो ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, ये हायर है, ठीक है जी। और हमारा एक्सपेंडिचर था 0.5, उसमें से 0.4 कैपिटलाइज हो जाएगा, तो 0.06 ये P&L में चला जाएगा। ये पूरी वर्किंग है जी। हम इसमें ये लिखेंगे कि हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.44, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इन कैश। अगर ये ज़्यादा होता तो हम इसको बोल देते, और इस पे नोट क्या लिखते, एक्सपेंडिचर मीन्स पेमेंट इन कैश प्लस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, सो दिस अमाउंट इज़ हायर, इट शुड बी कैपिटलाइज। पर ये है नहीं, तो इसलिए हमने कैश पेमेंट के हिसाब से 0.44 रेफ़र कर दिया। इसके नीचे वही फालतू के इन्होंने वो अपना कारागरी तो करनी है, इतना कुछ और लिख देते हैं ये। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड ओनली दोज एक्सपेंडिचर दैट हैव रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स और द अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय एनी प्रोग्रेस पेमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट इन कनेक्शन विद ऑफ दिस। ये फालतू में इंडिया 20 का नाम भी लिख दिया। इतनी लाइनें बस काम की हैं आपकी, और बाकी आगे जो आपको सिर्फ आंसर में ये लिखना था, therefore the amount of interest eligible for capitalization would be this amount. Accordingly
इन द प्रेजेंट केस इंटरेस्ट शुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज रादर देन ऑन द कॉस्ट। काम की बातें इतनी हैं, ये तो हमारी कैलकुलेशन के ऊपर था ये वाला पैराग्राफ। तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना बेटे, ये वाला, ये तो कैलकुलेशन के ऊपर है, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। ये बाकी की जो चीज़ें लिखी हुई ये फालतू की हैं सब। आंसर हो गया। ये तो कहानी है, तो फालतू की बातें हैं। और ये लाइन एक और काम की है इसमें, दस अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज शुड नॉट एक्सीड द टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड। ये तो पता ही है, 0.5 से थोड़े ना ज़्यादा कैपिटलाइज कर देंगे। इनको इसकी जगह पे क्या लाइन लिखनी चाहिए थी, 0.44 हैज़ बिन कैपिटलाइज, द रिमेनिंग 0.06 शुड बी ट्रांसफर टू P&L। काम की लाइन तो एक नहीं लिखी हुई, फालतू की इनकी जितनी बकवास सुनिए सुन लो आप, पता नहीं क्या टाइप करते रहते हैं। जितनी काम की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी सर, आगे आगे तो सर राम जी जाने। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 होल्ड पे कर लो, 8 में आपको कल कराऊंगा। मैं आ गया 9th पे, और मैं आ गया इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन पे। छोटा सा क्वेश्चन दिया है RTP में बिजनेस कॉम्बिनेशन का, देखिए ज़रा क्या कहता है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर रिज्यूम करो। मैं मेरी अजम्पशन क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, मुझे पॉज करके, अब रिज्यूम वाले फेस में खड़े हैं। एंटिटी A एक्वायर्स एंटिटी B, ठीक है। 103 में क्या कर रहे हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन है ना। तो डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपको किसी सब्सिडरी ने, होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है और डेट ऑफ एक्विजिशन पे खड़े हैं, तो 103 लगेगा। डेट ऑफ एक्विजिशन पे 103 लगाने के बाद जब CFS बनाने का टाइम आएगा, रिपोर्ट को अपडेट करने का टाइम आएगा, तो 110 लगाएंगे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे खड़े हैं, A ने B को एक्वायर किया, सिंपल बात, आगे बढ़ते हैं। एंटिटी A agrees with the former shareholders of entity B. Entity A agrees with the former shareholders of entity B to pay rupees 900 with an additional payment of 500 if the subsequent earning of B reach a specified target in 3 years. घंटी बज जानी चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए। A ने B को एक्वायर किया है, डन, 900 रुपये देने हैं, डन। साथ में एक 500 रुपये का कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी है। क्यों, प्रॉफिट का टारगेट है कि आने वाले 3 साल में अगर आपने एक्यूमुलेटेड, आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है, अर्निंग्स की बात हो रही है, आने वाले 3 साल में अगर आपकी अर्निंग एक टारगेट को टच कर लेती है तो हम आपको 500 रुपये और देंगे। तो जब कोई फ्यूचर में हम पेमेंट शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कंटिंजेंट कंसिडरेशन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑल्सो बिकम एम्प्लॉयज। बी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो हमारे एम्प्लॉय भी बन गए हैं। अब एम्प्लॉय बन गए हैं तो हमसे सैलरी लेंगे, सैलरी लेंगे तो फ्यूचर सर्विस है। 103 आपने पढ़ा हुआ है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को अगर आपने सैलरी प्रॉमिस की हो, वो फ्यूचर में देनी होगी, सर्विस ले लेंगे, सैलरी दे देंगे, आज कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कंटिंजेंट कंसिडरेशन आज ही रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू पे, और एम्प्लॉयज़ की सैलरी फ्यूचर में पे करनी है, फ्यूचर में देखेंगे, आज कुछ नहीं करना। आंखें मत खोलो, कॉपी पे सब कुछ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। ऑन द एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी बी 850, 850 के नेट एसेट्स हैं, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन इज़ 200। सीधी सीधी बात, 900 रुपये आपको कैश में देने हैं, 200 रुपये की फेयर वैल्यू है। प्रॉमिस तो 500 का की है, लेकिन फेयर वैल्यू कंटिंजेंट कंसिडरेशन की 200 है। एक्विजिशन डेट को हम लगाते ही फेयर वैल्यू मेथड हैं, तो हमारा टोटल पीसी हो गया 1100। एसेट्स हमने लिए हैं 850 के, तो इसमें गुडविल कितनी आ गई,
इसमें गुडविल आ गई 250। ठीक है जी, क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, एट द एक्विजिशन डेट द आउटफ्लो ऑफ एडिशनल पेमेंट इज़ नॉट प्रोबेबल। ये इनकी पुरानी आदत है, स्टडी मैट में भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे, एक तरफ तो कह रहा था पेमेंट प्रोबेबल नहीं है और एक तरफ फेयर वैल्यू बता रहा होता था, तो हमने फेयर वैल्यू को हमेशा प्रेफर किया है। अगर पेमेंट का आउटफ्लो, अगर कंटीजेंट कंसीडरेशन का आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू क्यों बता रहा है भाई, तो फेयर वैल्यू लिखनी है आपने, क्वेश्चन कुछ ही कहता रहे। तो ये बन गया हमारा पूरा स्टेटमेंट एक्विजिशन डेट का। आगे चलते हैं, ओवर द नेक्स्ट 3 years द क्यूमुलेटिव अर्निंग्स ऑफ बी, अगले 3 साल में आपको बता रहा है अर्निंग कितनी है 1050 एट द एंड ऑफ ईयर 3 एंटिटी ए पेज 500 एज द कंडीशंस वर मेट। कहते भी टारगेट तो पूरा हो गया आपका, टारगेट पूरा हो गया, अच्छा, और इन्होंने 500 रुपये की पेमेंट भी कर दी है, 500 रुपये की पेमेंट कर दी है। मुझे एक चीज़ बताओ, आपने रिकॉर्ड कितनी की थी 200, तो फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसीडरेशन था 200, आपको पेमेंट कितनी करनी है 500। तो आपको 103 में मैंने बताया था कि कंटिजेंट कंसीडरेशन की अगर एक्चुअल पेमेंट एक्विजिशन डेट वाली अमाउंट से अलग हो जाए तो डिफरेंस P&L में डाल देना। तो 300 रुपये का जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है वो एक्स्ट्रा पेमेंट P&L में डाल देंगे हम। अच्छा, तो ये जो 1050 कमाया है इसमें से अगर 300 दे देंगे, क्योंकि लॉस P&L में जाएगा 300 का, तो 750 रुपये का प्रॉफिट रह जाएगा। बात तो सिर्फ इतनी सी है, और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये तो बच्चा क्वेश्चन है। एक लाइन अभी रह गई क्वेश्चन में पढ़ने वाली, क्या कहता है क्वेश्चन, स्टेट द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन द रिजल्ट्स ऑफ क्लासिफाइंग द पेमेंट एज रेमुनरेशन एंड कंटीजेंट कंसीडरेशन। अच्छा, कहते हैं अगर ये जो 500 रुपये की पेमेंट है, अगर ये 500 रुपये की पेमेंट है, अगर इसको कंटीजेंट कंसीडरेशन माने तो बताओ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम इसको रेमुनरेशन मान लें, अगर आप इसको कंटीजेंट कंसीडरेशन की जगह रेमुनरेशन मान लें तो क्या करेंगे, अगर आप इसको रेमुनरेशन मानेंगे तो 900 रुपये की पेमेंट है, 850 रुपये के एसेट्स हैं, तो गुडविल 50 हो जाएगी। रेमुनरेशन के लिए आपको पता है 103 में मैंने आपको फ्यूचर सर्विस का पॉइंट बता रखा है कि आपको एक्विजिशन डेट पे कुछ नहीं लिखना, जब कोई चीज़ रेमुनरेशन के फॉर्म में जाएगी तो फ्यूचर में देखेंगे, जब देना होगा सर्विस ले लेंगे, पेमेंट कर देंगे, वो उस टाइम पे P&L में जाएगा, तो गुडविल 50 रह जाएगी। तो फ्यूचर में क्या होगा, जब 500 की पेमेंट होगी तो P&L टू कैश कर देंगे हम 500। कमाया कितना है 1050, इसमें से 500 चला भी जाएगा तो 550 हमारे पास फिर भी बच जाएगा। अगर हम कंसीडरेशन लेके चलते हैं तो 200 अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको गुडविल में ले आएंगे, और फ्यूचर में 300 का नुकसान होगा तो 1050 में से 300 दे देंगे, 750 बच जाएंगे। तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन का इफेक्ट बताना है। कंटीजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू अभी रिकॉर्ड होगी, रेमुनरेशन अभी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन है जनरल एंट्रीज नहीं मांगी, तो जनरल एंट्रीज पास नहीं कर सकते, स्टेटमेंट बना के दिखा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये तो आपको हेडिंग बना के दिखानी है, आंसर मैं दिखाऊं, बड़ा आसान सा आंसर है, कुछ है ही नहीं बेटे मेरे करने लायक, मैं क्या करूं बताओ, मेरे सॉल्व करने वाला होता मैं अब तक कर देता इसको। ये देखो आप, अगर हम इसको रेमुनरेशन मानते हैं तो पहला कॉलम, कंटीजेंट कंसीडरेशन मानते हैं तो दूसरा कॉलम। सबसे पहले पीसी दोनों में 900 है, देख लो आप। दूसरा फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल पेमेंट, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट कंसीडरेशन। यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि जब रेमुनरेशन ही मान लिया तो फ्यूचर सर्विस बन गया, फ्यूचर में देखेंगे, आज कुछ नहीं लिखना, लेकिन यहाँ 200 लिखा जाएगा क्योंकि कंटीजेंट कंसीडरेशन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे पीसी होगा 1100, यहाँ 900 का 900, और जो एसेट्स हमने लिए हैं वो 850, गुडविल होगी 250, और सब्सिक्वेंट चेंजेस, कंटीजेंट कंसीडरेशन का मेज़रमेंट नहीं दे रखा आपको, 3 साल है ना, तो 3 साल में हो सकता है कि कंटीजेंट कंसीडरेशन की फेयर वैल्यू में चेंजेस आ जाएं।
और उसमें भी एक पॉइंट था, अगर हमने कंटीजेंट कंसिडरेशन इक्विटी शेयर में प्रॉमिस किया हो उसका मेजरमेंट नहीं होता, और अगर कैश में आपने प्रॉमिस किया हो तो उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस, क्योंकि 3 साल की जो अर्निंग है फ्लक्चुएट करेगी, तो कभी आपको लगेगा इतनी पेमेंट देनी पड़ेगी, कभी आपको लगेगा इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो वो फेयर वैल्यू चेंजेस हो सकते हैं। इसमें है नहीं, दिए नहीं हुए आपको, 0 बता रहा है ये। हो गया जी गुडविल, एक पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट पे। इन्होंने कितना पैसा कमाया है, 1050 यहाँ तो 500 की 500 पेमेंट जाएगी, यहाँ पे आपको 300 देने पड़ेंगे, क्योंकि 200 तो ये डेबिट हो जाएंगे। कैसे आप इसमें क्या एंट्री पास करोगे, ये देखो, नेट एसेट्स डेबिट 850, टू कैश 900, टू कंटिजेंट कंसिडरेशन 200, और गुडविल आ जाएगी इसमें 250। फिर आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, कंटिजेंट कंसिडरेशन डेबिट टू बैंक, देना है 500, पड़ा है 200, तो P&L से देना पड़ेगा 300, तो यहाँ से 300 जाएगा, यहाँ पूरे का पूरा P&L से देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या एंट्री बनेगी, ये लो, नेट एसेट्स डेबिट 850, टू कैश 900, गुडविल कितनी आ जाएगी 50, और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब आपको पेमेंट देने का टाइम आएगा तो P&L टू कैश आपको करना पड़ेगा 500। ये देखो अगले पेज में आपको दिखाता हूँ सारी वर्किंग, सिंपल क्वेश्चन है बेटे। ये तो रेमुनरेशन का कंपैरिजन कंटीजेंट के साथ करवा रहे हैं। अब आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट सारे आपको आते हैं। ये देखो आप, यहाँ 500 की पेमेंट, यहाँ 300 की पेमेंट है, ये क्वेश्चन है, बताओ। फिर मैं आपको लेके आ रहा हूँ जी अगले क्वेश्चन में। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इंड AS 105। इस पे भी लगाया टिक हमने, इम्पॉर्टेंट। इसके आंसर में भी बहुत ज़्यादा थ्योरी वाहियात किस्म की इन्होंने लिख रखी है। इतनी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है कि ये, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो 5 मार्क्स के आसपास आएगा, तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन देनी है इसके अंदर। पहली बात तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर भी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैरा पूरा उठा के चिपका देते हैं। आपको मैंने कई बार बोली है बात। अगर आप मेरे से बोलो कि RTP वाले आंसर जैसे इन्होंने दिए हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ वाले को आप 2 पेपर क्या तुम लिख के दिखाओ, कट कॉपी पेस्ट करने में क्या जाता है। तो पैरा उठा के चिपकाना और हाथ से आंसर लिखने में फ़र्क है। स्टूडेंट के एंगल से आंसर होने चाहिए, ये कमी है हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर। स्टूडेंट यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर तो देते ही नहीं, फालतू की बकवास कराते रहते हैं फालतू में। जिन बच्चों के पास 2020 बैच तक की रिकॉर्डिंग थी वो स्टडीमेट पुराना था, फिर 2021 में स्टडीमेट चेंज हुआ था, और इसमें मैंने 105 की दोबारा से रिकॉर्डिंग की थी, है ना, और उसमें कुछ पॉइंट्स भी ऐड हुए थे। तो जो छोटी छोटी बातें थी वो भी बताई थी मैंने उसके अंदर। उसी में से एक पॉइंट इन्होंने उठा लिया और वो है सब्सिडरी का। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन करवाने में मेरे को 10 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मेरे करने लायक तो कुछ भी नहीं। X Limited acquired B Limited exclusively with a view to sale and it meets the criteria to be classified as discontinued operation as per 105। हमने 105 में 3 चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, दूसरा डिस्पोजल ग्रुप का, और तीसरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में एक नोट लिखवाया था बिल्कुल लास्ट में जाते जाते, 2021 की रिकॉर्डिंग, 2022 की रिकॉर्डिंग जो भी है उसमें दोनों में ये पॉइंट है कि अगर हम किसी सब्सिडरी को सेल करने की इंटेंशन रखते हैं तो वो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ही माना जाएगा। अगर हमारे पास कोई सब्सिडरी है, अगर हमारे पास कोई सब्सिडरी है और हम उसको सेल करने की इंटेंशन रखते हैं तो उसको भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जाएगा और उस पर 105 लगाएंगे। और 105 क्या कहता है,
सबसे पहला स्टेप इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन क्या कहता है? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज़ लोअर, वो अमाउंट आपकी 105 में इनिशियली रिकॉर्ड होगी। मान लो कैरिंग अमाउंट आपके पास एसेट की है 200 और उसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल बनती है 180, तो 105 इसको रिकॉर्ड कर लेगा और ये जो 20 का डिफरेंस है ये पी एंड एल में चला जाएगा एज अ लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन अंडर 105। फिर क्या होगा? वैसे तो आपको एसेट 12 महीने के अंदर अंदर निकालनी है, कभी कभार क्या होता है बीच में बैलेंस शीट डेट आ जाती है, तो बैलेंस शीट डेट को हम इसको फिर से इसको मेज़र करेंगे किस पे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। और फेयर वैल्यू जो इनिशियल वाली है और फेयर वैल्यू जो आपकी बैलेंस शीट डेट वाली है, इसका डिफरेंस फिर पी एंड एल में डालते हैं। अगर ये डिक्लाइन आ जाता है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू थी 180, बैलेंस शीट आते आते 150 रह गई, तो 30 का लॉस और पी एंड एल में डालना पड़ेगा आपको। और अब आपकी एसेट 150 की, आपको इनिशियल रिकॉग्निशन भी पता है और आपको सब्सीक्वेंट वैल्यूएशन भी पता है। फिर हमने उसमें चेंज इन प्लान भी पढ़ा था कि चेंज इन प्लान होगा तो क्या करेंगे, डिस्पोजल ग्रुप होगा तो क्या करेंगे। डिस्पोजल ग्रुप में काफ़ी लंबा चौड़ा काम था, ये सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात है कि सब्सिडरी जिसको आपने सेल करने की इंटेंशन रखी है ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होने की वजह से 105 के 2 स्टेप्स लगेंगे, एक इनिशियल रिकॉग्निशन, एक सब्सीक्वेंट वैल्यूएशन। और इसमें थ्योरी व्यूरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी जो आरटीबी में फालतू में चिपका रखी है। डिस्पोजल ग्रुप बता रखा है, हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स के बारे में बता रखा है, फालतू की बातें लिख रखी हैं। अपने को इनका आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया सर। ये क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आ जाए, बेयर इनके पास पड़ा होता है, वहाँ से एक पैराग्राफ उठाया चल भी, अगला पैराग्राफ उठाया चल भी, सोचते नहीं कि बच्चा क्या सोचेगा इस आंसर के बारे में, क्या वो लिख पाएगा। जो क्वेश्चन की आपकी रिक्वायरमेंट है यार वो पूरी करा लो, आप फालतू की चीज़ें क्यों आरटीपी में लिखते हो। ये देखो आप, फेयर वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटीज़ ऑन एक्विजिशन 360, मेरे पास एसेट्स हैं 360 के। फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑन एक्विजिशन डेट एंड रिपोर्टिंग डेट 80, लाइबिलिटीज़ मेरे पास 80 की हैं, तो मेरे पास आज 280 का अमाउंट है। और मेरे पास कॉस्ट टू सेल है एक्विजिशन डेट पे भी और रिपोर्टिंग डेट पे भी 10 का, मैं इसमें से माइनस कर लेता हूँ 10, तो मैं 270 पे इसको इनिशियली रिकॉर्ड कर दूंगा। इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी मेड एट 270। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस कॉस्ट टू सेल, तो ये मेरी नेट एसेट्स हैं, ये मेरा खर्चा मैंने माइनस कर लिया, इस पे रिकॉर्ड हो गया। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है फेयर वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटीज़ ऑन रिपोर्टिंग डेट 340। जब मैं बैलेंस शीट पे आया तो मेरे जो एसेट्स हैं वो 340 के हैं, लाइबिलिटीज़ मेरी अभी भी 80 की हैं क्योंकि रिपोर्टिंग डेट लिखी हुई है। मेरे जो नेट एसेट्स बनते हैं वो 260 के बनते हैं। मैं इसमें से कॉस्ट टू सेल माइनस करूँगा 10, तो ये 250 आ जाएगा। अब मुझे अगर 270 को 250 पे लेके आना है तो 20 का डिक्लाइन है, और जो 20 का डिक्लाइन है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। बात ख़त्म, जय श्री राम, इतनी सी बात है। और क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, हाउ discontinued operation pertaining to B should be measured in consolidated financial statements of X on acquisition date and reporting date। अब इसमें बताओ, क्वेश्चन ने सिर्फ मेजरमेंट मांगा आपसे, कहानी थोड़ा ना मांगी है। तो आपको पेपर में क्या लिखना है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 105 इफ एनी सब्सिडरी इज एक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल it should be classified as a discontinued operation, and there are 2 steps for the discontinued operation under Ind AS 105. The first one is initial recognition, the second one is subsequent measurement. फिर आप लिखो initial recognition should be made at carrying amount or fair value less cost whichever is lower.
एंड द डिफरेंस विल बी रिटन ऑफ इन P&L ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। फिर एक लाइन लिखेंगे, इफ़ एनी फर्दर डिक्लाइन इज मेजर्ड इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ख़त्म हो गई बात। इतनी सी कहानी लिख के उसके बाद आपने तो एंट्रियाँ मार देनी है, ये कैलकुलेशन करके दिखानी है आपने। तो उसमें आपको लिखना क्या है, उसके बाद आपको लिखना फर्स्ट पॉइंट में इनिशियल रिकॉग्निशन, नोटिंग मत करना, सिर्फ देख लो। इसमें हम लिखेंगे एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप पेपर में ढंग से प्रेजेंट करके आना। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट, ठीक है जी। हम इसमें लिख देंगे कितने की थी, 360 के थे, 360। फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑन एक्विजिशन डेट, ये हमारे पास है जी 80। नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट, ये हमारे पास है 280। एक्सपेंसेस कॉस्ट टू सेल, ये 10 है तो ये 270 है, ये आ गया। फिर हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन नेट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट, यहाँ नोट लिखेंगे कैरिंग अमाउंट इज़ नॉट गिवन, कैरिंग अमाउंट इज़ नॉट गिवन, सो वी हैव, मैं लिख देता हूँ, on acquisition date we will record subsidiary at 270 as it fair value of net assets। फिर हम इसमें लिखेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम लिखेंगे ऑन बैलेंस शीट डेट, एक हेडिंग बना देंगे बैलेंस शीट डेट की। आपको नोटिंग नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन में कोई जान थोड़ा ना है, कोई जाना है क्वेश्चन में, सिर्फ हल्का से एक प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कराना पेपर में। इससे ऊपर आपको थ्योरी लिखनी है कि जी ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, 105 दो स्टेप्स की बात करता है, इनिशियल डेट को ये करो, सब्सिक्वेंटली ये करो, उसके बाद ये वर्किंग शुरू कर लो और आंसर देके अपना काम। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। अच्छा, सब्सिक्वेंट हम इसमें लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एट बैलेंस शीट डेट, अब ये 340 हो गया है। लाइबिलिटीज़ ऑफ कंपनी एट बैलेंस शीट डेट, ये आपका वही 80 है, ये 260 हो गया। फिर कॉस्ट टू सेल, ये 10 है जी, ये 250 हो गया। अब उसके बाद नोट लिखना है, इफ़ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हैज़ डिक्लाइन टू 250 फ्रॉम 270, द डिफरेंस ऑफ 20 रुपीज़ विल बी रिटर्न ऑफ इन P&L। लो जी, काम ख़त्म। ये क्वेश्चन था, मैं इसका आंसर दिखाऊं। देखो इसमें फालतू की कितनी बातें की हुई इन्होंने, काम की बात वही है जो मैंने बताई आपको। इस पैराग्राफ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, डिस्पोजल ग्रुप पे लिख रहा आपको। ये लाइन आपकी फिर भी ठीक है, बी लिमिटेड इज एक्वायर्ड विद अ व्यू टू सेल, meets the criteria to be classified as discontinued operation। अच्छा, the discontinued operation would be measured in accordance with 105। ये पैरा आपको याद नहीं करने, सीधा 105। अच्छा, as per फिर पैरा as per 105 an entity shall measure a non current asset at lower of its carrying amount and fair value। और फिर ये कहानी शुरू हो गई इसकी, ये बेकार की बात है, इसकी क्या ज़रूरत थी। Therefore, on acquisition date, in line with paragraph, फालतू की कहानी है सर, ये लोग सब फालतू की कहानी है। उसके बाद सीधी वर्किंग शुरू करो आप, इनिशियल रिकॉग्निशन। ये आपने इनिशियल का नोट दे दिया और इनिशियल रिकॉग्निशन लिख दिया, फिर आपने सब्सिक्वेंट का नोट दे दिया
और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करके दिखा दी। ये देखो आप, ये सब फालतू की बातें करते हैं सर, काम की बात एक नहीं करते पूरे आंसर में। पता नहीं क्या वर्किंग नोट बनाते हैं। 360 माइनस 10 350 माइनस 80, तो ये बन गया 270 है ना। ये 330 और ये बन गया 250, डिक्लाइन कितना आ गया 20। एट रिपोर्टिंग डेट एक्स लिमिटेड शैल प्रेजेंट दीज एसेट्स एंड लायबिलिटी सेपरेटली फ्रॉम दी अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी। अरे भैया वो ठीक है आपकी बात, काम की बात, 20 का नुकसान कहाँ गया, ये लिखा हुआ लास्ट लाइन में। हीरा जी, इन दी स्टेटमेंट ऑफ P&L एक्स लिमिटेड शैल रिकॉग्नाइज लॉस ऑन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट 20 रुपीज़। ये इतना लंबा चौड़ा आंसर पेपर में नहीं दिया जा सकता, बेकार की बातें कर रखी हैं सर। ना डिस्पोजल ग्रुप के बारे में लिखना है ना, ये फालतू के पैराग्राफ नहीं लिखना, सीधी काम की बात करो कि जी इनिशियल पे ये होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये होगा, इतना डिक्लाइन आ गया, P&L में डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा थ्योरी मत लिखो, लिखो लेकिन काम की बात लिखो। कई बार एग्जामिनर को क्या लगता है, हमें फालतू की बकवास की जा रहा है। एग्जामिनर को आपने क्या करा, बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, उसने RTP का पूरा आंसर टेप दिया, सेम क्वेश्चन आ गया, वो कहेगा यार बात चल रही है सब्सिडरी की, ये क्या बता रहा है बच्चा, फालतू की चीज़ें। एग्जामिनर कई बार आगे पढ़ता ही नहीं, वो शुरू में पढ़ के कहता है इसको नॉलेज ही नहीं है, वो काट देता नंबर वहीं पे। टू द पॉइंट, नीट एंड क्लीन आंसर दे के आना बेटे प्लीज़। अच्छा जी, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, हाँ 3 तो कर लिए सर, है ना, 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए सर। 7वां हो गया, 8वां पेंडिंग है, 9वां हो गया, 10वां हो गया, लो जी 11वें पे आ गए। Ind AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का है सर, सिंपल क्वेश्चन आया है बिल्कुल, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये RTP में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं चेक करा देता हूँ। एंटिटी A owns 30% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ B। एक है कंपनी A और एक है कंपनी B, इसके पास 30% शेयर है, तो ये बन गया एसोसिएट, ये बन गया एसोसिएट। और एसोसिएट तो हमारा रिलेटेड पार्टी होता ही है, तो A B का रिलेटेड पार्टी है, B A का रिलेटेड पार्टी है। अगर आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, रिलेशनशिप भी बताएंगे, ट्रांजैक्शन भी बताएंगे। अगर तो कंट्रोल का रिलेशनशिप हो, ट्रांजैक्शन हो या ना हो, आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, रिलेशनशिप बताने पड़ेंगे। अगर आपके कंट्रोल के अलावा वाले रिलेशनशिप हैं तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दिखाएंगे, तो ये एसोसिएट का केस बनता है। हैज़ एबिलिटी टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इट, ये कोई कहने की बात है। एंटिटी B होल्ड्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, ये चार्ट आगे जाएगा, B आगे चला गया। 70% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ इट्स सब्सिडरी C, B के पास आगे 2 कंपनियां हैं, एक है C और एक है D, और C में इसके पास 70% शेयर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, B और C ये दोनों मिलके ग्रुप बनाते हैं क्या? बनाते हैं सर। क्यों? क्योंकि B आपकी होल्डिंग कंपनी है और जो C है वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और होल्डिंग और सब्सिडरी मिलके ग्रुप बनाते ही हैं। तो आपको Ind AS 24 में एक आपको रामबाण बताया था कि अगर कोई भी कंपनी ग्रुप के किसी भी मेंबर का रिलेटेड है, अगर कोई भी कंपनी ग्रुप के किसी भी मेंबर का रिलेटेड पार्टी है तो वो पूरे ग्रुप का रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। और B और C मिलके क्या बना रहे हैं? ग्रुप। तो आपका जो A है वो B का रिलेटेड पार्टी है कि नहीं? B इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, और उस ग्रुप में कौन है? C है। तो इसका मतलब A और C का भी आपस में रिलेशन हो गया। तो अगर ग्रुप के किसी एक मेंबर के साथ आपका रिलेशन है तो पूरे ग्रुप के साथ रिलेशन माना जाता है Ind AS 24 में। तो A का रिलेशन B के साथ भी है और A का रिलेशन C के साथ भी है। अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे कि क्या C और A आपस में रिलेटेड पार्टी है, मैं बोलूँगा यस, C इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप, है ना। B and C are in the group. A is the related party of B, due to which
ए इज़ ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ऑफ सी, बात खत्म। अच्छा क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं देखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन कहता है जी 30% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ डी विद द एबिलिटी टू, इसके पास यहाँ पे 30% शेयर हैं। अब मुझे बताओ क्या बी और डी ये दोनों मिलके ग्रुप बनाते हैं? आंसर इज नो, नहीं बनाते, क्योंकि ग्रुप सब्सिडरी के साथ बनता है, एसोसिएट के साथ नहीं बनता। तो ए और डी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसमें ग्रुप वाला पॉइंट वैलिड ही नहीं होगा। और इनडायरेक्ट एसोसिएट हम देखते नहीं, इनडायरेक्ट सब्सिडरी तो देखते हैं, मेरी एक सब्सिडरी उसकी भी एक सब्सिडरी, ये सब ग्रुप का पार्ट है, पर इनडायरेक्ट एसोसिएट तो आते ही नहीं। तो अगर मुझसे पूछो जी ए डी का रिलेटेड पार्टी है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि बी और डी आपस में ग्रुप बनाते नहीं। तो जब ग्रुप ही नहीं है तो मेंबर वाली बात कहाँ से आई? और इनडायरेक्ट एसोसिएट हम देखते नहीं। अच्छा क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं जी, एंटिटी ए ट्रांजैक्ट्स विद सी एंड डी, इसने दोनों के साथ ट्रांजैक्शन की है। शुड एंटिटी ए डिस्क्लोज दिस ट्रांजैक्शन एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस in separate financial statement? No. If transaction has taken place with C, yes, it should be disclosed because C is a related party, so the transaction should be classified as a related party transaction. If transaction has been taken with D, it's not a related party transaction because there is no relationship between A and D. Indirect associates are not related parties. तो सी वाले दिखाएंगे, डी वाले नहीं दिखाएंगे। और आगे क्वेश्चन कहता है ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सी। यस, सी विल डिस्क्लोज इट्स ट्रांजैक्शन विद ए। जब ए दिखा रहा है तो सी भी दिखाएगा, डी नहीं दिखाएगा। जब ए नहीं दिखा रहा तो डी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रा है ना। अगर दो रिलेटेड पार्टी हैं तो दोनों अपनी अपनी बुक्स में बनाएंगे। तो ए अपना रिलेशन दिखाएगा, सी अपना दिखाएगा, ए अपनी ट्रांजैक्शन दिखाएगा, सी अपनी ट्रांजैक्शन दिखाएगा, बात खत्म। डी के साथ तो हमारा रिलेशनशिप है ही नहीं, बात ही खत्म। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटे, हैं? अब मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा बोले नहीं जी बहुत हार्ड है, मेरे पास क्या जवाब है उसका? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। चलें जी आगे। सर इसका आंसर तो दिखा दो। अच्छा आंसर देख के बिना मानोगे नहीं? वैसे आपको खुद देख लेना चाहिए आंसर। हर चीज़ के लिए टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होते। नहीं सर आप दिखा दो आंसर, दिखा दो आंसर, लो देख लो आंसर, लो बेटे। एंटिटी ए शुड डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शन विद सी in entities A's financial statements. Entity C is a related party of A because entity C is the subsidiary of entity B. तो ग्रुप बन गया। Entities A's management is not required to disclose any transaction with D in the financial statement. D is not a related party of A because A has not ability to access control significant D के साथ कोई रिलेशन नहीं है हमारा। C is required to disclose transaction with A, D is not required to। सिंपल क्वेश्चन है बेटे, क्या बताऊँ मैं इसमें? बताओ, मैं रुक के करूँगा तो करूँगा भी क्या? बताओ। अच्छा जी बेटे, फिर हमारे पास है 12वां क्वेश्चन, होल्ड कर लो, अगले वीडियो में बताऊँगा। 13वां क्वेश्चन भी होल्ड कर लो, अगले वीडियो में बताऊँगा। 14वें में आ जाओ सर। 14th क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन। मेरी अजम्पशन क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। ये देखो जी आप, ABC लिमिटेड इशूज 4% 1 लाख OCPS। अरे ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नाम देख के घबरा जाते, पता नहीं यार कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ गया। ऑप्शनली कन्वर्टिबल कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो जितना कैश आउटफ्लो होगा उसकी लायबिलिटी बुक हो जाएगी, बाकी का इक्विटी कंपोनेंट बुक हो जाएगा। क्या फेस वैल्यू बता रहे हैं? 100 रुपये की है जी। अगर 1 लाख ऑप्शनली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपये की फेस वैल्यू, तो 1 करोड़ के हो गए। और उस पर 4% आपको क्या देना है? डिविडेंड देना है। कब इशू किए हैं? 1 अप्रैल X1 को।
दीज आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, कोई बात नहीं जी, 5 साल के पी फैक्टर निकाल लेंगे। डेट बता दी इन्होंने मार्च x6, सारी बात ठीक है। डिविडेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव, उत्तरी, इसका मतलब जो 4% आपने देना है वो नॉन क्यूमुलेटिव है। 1 करोड़ के डिवेंचर, सॉरी 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर, उसका 4% रेट, 4 लाख रुपए का आपको उस पर पेमेंट करना है। पर ये कैश आउटफ्लो नहीं है, मैं इसको लायबिलिटी बुक नहीं करूँगा क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव में कंपनी की मर्जी होती है देंगे कि नहीं देंगे, और उसका राइट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लैप्स हो जाता है। फिनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन याद है? फिनेंशियल लायबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, भूल गए सारी बातें। फिनेंशियल लायबिलिटी, देयर शुड बी सम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है? नॉन क्यूमुलेटिव है, कहाँ है ऑब्लिगेशन आपका? नहीं दिया तो कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब 4% आपका आउटफ्लो है ही नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल आपका कमिटेड है। अच्छा, एक लाइन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। खेल क्या बिगाड़ दिया? आसान कर दिया। नहीं तो आपको 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख और फिर 1 करोड़, फिर सबके डिस्काउंटिंग। अब क्या करेंगे? 4 लाख 4 लाख 4 लाख देना ही नहीं, कोई कैश ऑब्लिगेशन ही नहीं है, सीधा 1 करोड़ लेंगे, 5वें साल का पीवी फैक्टर लेंगे, फिनेंशियल लायबिलिटी आ गई, और बाकी का क्या है? बाकी का हमारा इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, ईच प्रेफरेंस शेयर एंटाइटल्स द होल्डर्स टू 10 इक्विटी शेयर्स and the preference share are optionally convertible by the holder at any time until maturity। वो तो नाम से पता लग गया कि ऑप्शनल है, उस कहने वाली क्या बात है। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं जी? हाउ विल द प्रेफरेंस शेयर्स बी क्लासिफाइड एट इनिशियल recognition assuming that a comparable instrument carries a market rate of 7%। लो जी, इनिशियल recognition, सबसे पहले हम फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाल रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, 1 करोड़ लेंगे, 7% पे 5वें साल का पीवी फैक्टर निकाल लो, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा हमारा 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करके 1 लाख 10 लाख 71,29,862 रुपये। तो इक्विटी कंपोनेंट क्या आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 1 करोड़ में से 28,70,138 रुपये। ये इसका इनिशियल रिकग्निशन हो गया। और नीचे एक नोट लिख के आएंगे, वी हैव नॉट कंसिडर्ड non cumulative dividend because there is no contractual obligation to deliver cash, so we have not considered it while computing financial liability। और अगर ये लाइन नहीं होती तो ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है ये आपको थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता। ऊपर लिखते हम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 4 लाख इंटू एनुटी फैक्टर लेते 5 साल का, लायबिलिटी पोर्शन बढ़ जाता, इक्विटी कंपोनेंट कम आता। इसमें ब्याज है नहीं तो सिर्फ प्रिंसिपल को हमने पेमेंट मानी है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रोवाइड जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 1। फर्स्ट ईयर की एंट्रीज पास करनी है, बड़ी आसान है जी। 14x1 बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ टू OCPS लाइबिलिटी टू OCPS इक्विटी। अमाउंट लिख दिया आपने। फिर 31 मार्च को क्या होगा? ब्याज ड्यू होगा, देना तो है नहीं। 31 मार्च एक्स को हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लायबिलिटी। तो वो जो 71 लाख कितना था? 71,29,862 71,29,862 इंटू 7%।
ये ब्याज ड्यू कर देंगे, पेमेंट कुछ करनी नहीं, बस 2 ही एंट्रीज होंगी। हर साल ब्याज ड्यू होता जाएगा, हर साल ब्याज ड्यू होता जाएगा 7% से 7% से 7% से, तो 1 करोड़ बन जाएगा। लास्ट में आके क्या करेंगे, जब हम 31 मार्च X6 पे पहुंचेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे OCPS लाइबिलिटी डेबिट 1 करोड़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़। और अगर आपको कैश देना होगा तो OCPS लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास हो जाएगी। और जो इक्विटी कॉम्पोनेंट है वो पड़ा रहेगा आपके पास। ये हर साल जब हम ब्याज को ड्यू करेंगे तो ब्याज देना तो है ही नहीं क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है, तो ब्याज ड्यू करते जाओ ड्यू करते जाओ ड्यू करते जाओ ड्यू। 5 साल में ये आपकी जो अमाउंट है भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के आए हो 1 करोड़ तो बनेगी। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कहते हैं, फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी, विल दिस क्लासिफिकेशन बी चेंज्ड सब्सिक्वेंटली इन केस देयर इज लाइकलीहुड दैट OCPS विल बी इनकैश्ड। क्या आपके आंसर में कोई बदलाव आएगा अगर वो कैश लेने की इच्छा जाहिर करें? नहीं जी, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। क्यों? अगर वो शेयर मांगेंगे तो लायबिलिटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे, कैश मांगेंगे तो लायबिलिटी टू कैश कर देंगे। हम तो पहले ऑप्शन लेके चल रहे हैं, हमने ऑप्शनली कन्वर्टिबल मान के लायबिलिटी कॉम्पोनेंट क्यों बुक किया है? आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है बताओ? एक नॉन क्यूमुलेटिव वाला पॉइंट छोड़ दो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। मैं इसका आंसर दिखाऊं, आप हंसोगे, आप कहोगे यार हमारे करने लायक तो कुछ है ही नहीं इसमें। बेटे इस बार आंसर, इस बार RTP थ्योरेटिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। ये देखो आप, ये सबसे पहले इन्होंने ये फेस वैल्यू का इन्होंने PV फैक्टर लगा के ये वैल्यू बना ली। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लायबिलिटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, फिर ब्याज इन्होंने ड्यू कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लायबिलिटी, ये ब्याज ड्यू हो गया। इंटरेस्ट विल बी पास्ड एवरी ईयर टिल कन्वर्जन ऑप्शन इज़ नॉट एक्सरसाइज, ब्याज लगता रहेगा लगता रहेगा। और लास्ट में आके क्या एंट्री पास हो जाएगी, ये देखो लास्ट में आके लायबिलिटी टू इक्विटी कर देंगे जब ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगी। और अगर कैश मांगेंगे तो कैश दे देंगे। ये देखो जी, आंसर विल नॉट चेंज, कैश। और इन्होंने टेबल ये फालतू में बना रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, फालतू में बना रखा है। अगर तो हमें अकाउंटिंग 5 साल की करनी होती और 5 ब्याज निकालने होते फिर तो बनाते हम। 1 साल की अकाउंटिंग मांगी है आपसे, और हमें पता है कि ये ब्याज जब लगता रहेगा लगातार 1 करोड़ बन ही जाएगा। अच्छा जी बेटे आगे, ग्यारहवां क्वेश्चन हो गया था, 12वां होल्ड पे है मुझे पता है, 13th भी होल्ड पे है, 14th हो गया, 15th भी होल्ड पे है, 16th भी होल्ड पे है, 17th पे आ गया जी मैं। ये तो होमवर्क है, क्या करना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालने। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में 4 बातें ध्यान रखनी होती हैं। पहले तो सेल का 10% देख लो, फिर आप एसेट्स का 10% देख लो, रिजल्ट्स का 10% देख लो, और जब सारे रिपोर्टेबल निकल आएँ तो फिर एक्सटर्नल सेल का 75% भी चेक करना होता है आपको कि जो सेगमेंट्स आपने रिपोर्टेबल निकाले हैं क्या वो एक्सटर्नल सेल का 75% कवर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एडिशनल सेगमेंट्स को और ढूंढो। 4 बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो अब जैसे आपके पास ये टोटल सेल है, ये पहली कंडीशन आपके पास ये टोटल सेल है। सर ये तो क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो इंटर लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर दिखाऊं आपको? ये देखो, ये तो कुछ है ही नहीं सर, हर क्वेश्चन को ही कह देते हो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं बताओ? हैं कुछ होगा तो बताओ, मैं कुछ जानबूझ के कह रहा हूँ? सर जिस क्वेश्चन को देखो कुछ है ही नहीं, सर पेपर तो हमें देने हैं, आपको थोड़ा ना देने हैं, तो मैंने भी तो कभी पेपर दिए होंगे हैं? सर हमें क्या पता आप CEO? अरे भाई साहब ऐसे तो मत लगाया करो यार, आपने तो मेरी डिग्री चैलेंज कर दी। मेरा बेटे इंटर में भी रैंक था, फाइनल में भी रैंक था, मैं तो खुद ही रैंक की इज्जत नहीं करता था। मैं आपको बताऊं, मैं तो नॉलेज, सामने को बंदा नॉलेजेबल मिल जाए 2 बातें सीख लेते हैं उससे। अब मैं आपको पढ़ाऊँ ना क्लास में और आपको मैं बोलूँ मैं रैंक होल्डर हूँ,
आप बोलोगे यार हमारे काम की बात करो, हमने क्या लेना आपके रैंक से। नॉलेज की इज़्ज़त है बेटे, आपने क्या अचीव किया उस बात की कोई इज़्ज़त नहीं है। बच्चा जब पढ़ने आता है तो उसको नॉलेज चाहिए, है ना। मेरे इतने नंबर थे, मेरा ये रैंक था, मैं तो बहुत होशियार था, मैं स्टेट लेवल का टॉपर था, सारी बात ठीक है। आज बताओ आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो कामयाबी है ना वो मंजिल नहीं है, कामयाबी तो एक जर्नी है। मेरी बात समझ रहे हो। आप कहीं पहुंच गए, उस जगह पे पहुंचने के बाद आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा आपको वहाँ। मेरी बात समझ रहे हो। अगर किसी एक्टर की कोई फिल्म हिट हो जाती है ना तो उसको आगे फिल्में और मिल जाती हैं, लेकिन अगर कोई फिल्म आगे नहीं चली वो फिर बाहर। तो ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। आज एज अ स्टूडेंट कर रहे हो, कल को एज अ प्रोफेशनल करोगे। आदमी की दो लाइफ स्टार्ट हो जाती हैं, प्रोफेशनल पर्सनल, दोनों में परफॉर्मेंस आपको टॉप रखनी पड़ेगी। पर्सनल लाइफ में परफॉर्म नहीं करोगे, बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो आप फिनेंशियली कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं करती है आपकी, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, घर में आपकी 2 पैसे की इज्जत नहीं है, ऐसी ज़िंदगी तो नरक से बदतर। मेरी बात समझ रहे हो। प्रोफेशन में आप कुछ नहीं कर पा रहे और फैमिली फिर आपकी वैसे इज्जत नहीं करेगी जब कुछ अचीव नहीं करेंगे। तो दोनों जगह बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, और ये लाइफ लॉन्ग है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करें तो बच्चों को पहले आपको सींचना पड़ेगा, आदर्शों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। मैं तो इन बातों को मैं भी नहीं समझता था, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे, हम हंसते रहते थे, भाई यार हम बुढ़े होंगे तब देखेंगे। आज हमारी स्टेज आ गई, 40 क्रॉस कर गया मैं, तो मुझे समझ में आती है, एक एक बात समझ में आ रही है कि नहीं यार, एक एक बात में दम था। अरे सर छोड़ो ना, आपकी एज आ गई, आपने एक्सपीरियंस कर लिया, हमारी आ जाएगी, हम भी एक्सपीरियंस कर लेंगे, चलो, है ना। पर मैं कह रहा हूँ लाइफ को ईजिली मत लो, है ना। मैं कई बार देखता हूँ, इधर उधर वीडियोस देखता हूँ, मोटिवेशन लेक्चर देखता हूँ, तो कई लोग कह रहे होते हैं ज़िंदगी में पैसे की इंपॉर्टेंस बस इतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जितनी। ये सब बकवास बातें हैं, सब फेलियर्स की बातें हैं। अगर आपको समाज में प्रतिष्ठा बनानी है, आपको अपनी फैमिली में प्रतिष्ठा बनानी है, आपको एक कामयाब इंसान बनना ही पड़ेगा। कामयाब होने के बाद चाहे एक लेवल पे छोड़ दो आप, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। या तो सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, दुनिया मोह छोड़ दो, या तो दुनिया में रहो, गेम में हो, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। दो ही रास्ते होते हैं सर। या तो महात्मा बुद्ध का रास्ता है, छोड़ दो सब, और अगर बुद्ध का रास्ता नहीं है तो फिर आपके पास हमारा जो है प्रैक्टिकल लाइफ का रास्ता है। बात दोनों रास्ते आपके हैं, दोनों में आपको मंजिल पे पहुंचना है सर, है ना। या तो आप गेम में हो या नहीं हो, गेम में हो तो फिर परफॉर्म करो, नहीं तो आपको समाज क्या कोई आपके घर वाले आपको इज्जत नहीं देंगे सर, ये बात मान लो आप मेरी। आपने सीए इसलिए नहीं बनना कि आप सीए बनना चाहते हैं, आपने सीए इसलिए बनना है ताकि अगली जनरेशन को आप प्रेरणा दे सको कि तेरा बाप देख, जब उसको पता है कि मेरा बाप सीए है, पढ़ लिख के इतना पढ़ लिख के आगे आया है, ये उसको पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब जब हम खुद ही नहीं पढ़े लिखे, बच्चों को कैसे बोलेंगे तू पढ़ ले, आप पढ़े थे। मैं टीवी चला के बैठा हूँ घर पे, मैं एक बात करना चाहता हूँ, बोर मत होना प्लीज़। मैं घर पे टीवी चला के बैठा हूँ, जतिन आके पास बैठ गया, मैंने जतिन को बोला ओए जाके पढ़, टीवी बहुत बुरी चीज़ होती है। और आप तो देख रहे हो यार, मेरे को मना कर रहे हो। मैं खुद स्मोकिंग कर रहा हूँ, बच्चे को कह रहा हूँ ये बहुत गंदी चीज़ है, मत लगियो। खुद तो एंजॉय कर रहे हो, मेरे को मना कर रहे हो। बच्चे को गाइड करने के लिए आपको पहले अपने पे संयम रखना पड़ेगा। मैं जब टीवी ऑन ही नहीं करूँगा, बताओ वो टीवी कैसे देखेगा। मैं जब स्मोकिंग करूँगा नहीं, उसकी कैसे हिम्मत होगी। मेरे पिताजी तो पीते नहीं, जब मेरे पिताजी ड्रिंक नहीं करते, वो कैसे ड्रिंक कर लेगा। अगर मैं ड्रिंक करता हूँ, घर में बॉटल होगी, दो डाटे वो भी डाल के पी लेगा, किसको पता लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको सीए बनना है अगली जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए, नहीं तो आप अपनी अगली जनरेशन भी ख़राब कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग सीए नहीं बनते वो लाइफ में कामयाब नहीं होते, नहीं। कोई भी काम करो आप, सीए करो, बिजनेस करो, लेकिन परफॉर्म करो, लगन से काम करो। जो काम पकड़ा है ना, सिरे चढ़ाओ उसको आप, मेरा ये कहना मतलब है बेटा। सेगमेंट रेवेन्यू जी 10% आपके एक्सटर्नल इंटरनल सेल का, ये देखो सेल का टोटल लगा लिया, टोटल सेल ले ली, ये बन गया 600, परसेंटेज निकाल ली, तो 10% निकालना है। एक तो ये 10% से ऊपर है, एक ये 10% से ऊपर है, ये सारे कट गए तो 2 निकल आए। फिर इन्होंने रिजल्ट्स को ले लिया,
तो प्रॉफिट वाले अलग कर लो, लॉस वाले अलग कर लो, विच एवर हायर को बेस मान लो। तो प्रॉफिट वाले अलग किए तो ये 40 हैं, लॉस वाले अलग कर लिए 100 है, तो इसको हम ले लेंगे। तो इन्होंने 100 के बेसिस पे 5%, 15%, ये कट गया 5%, 5%, क्योंकि 100 पे निकाल रहे हैं, ये सब कट गए। बी और सी, ए और बी तो पहले आ गए थे, बी और सी फिर आ गए, तो बी तो कॉमन है, तो ए बी सी हो गए ना, बी तो दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हमारे पास एसेट्स वाला क्राइटेरिया था, उसमें हमने देखा तो ए बी डी, तो डी एक और आ गया, तो ए बी सी और डी। अब इन चारों का 75% कवर होना चाहिए सेल्स का, तो एक्सटर्नल सेल वाली कंडीशन और चेक कर लेंगे। तो एक्सटर्नल सेल आपको देखनी पड़ेगी कितनी है, ये रही, इनका टोटल लगाओ, इसका करेंगे 75%, इसको सामने रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो नोट लिखाएंगे एडिशनल सेगमेंट्स और एंड। क्लास में किए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है जी, ये तो मैं समझा रहा हूँ, मेरे को पता है कुछ बच्चे तो स्किप कर चुके होंगे मेरे को। अच्छा, फिर इसके बाद 4 आ गए, इन चारों का 75% टेस्ट किया तो 69% 14 बैठते हैं। एडिशनल सेगमेंट और ढूंढने पड़ेंगे आपको, कौन से होंगे वो मैनेजमेंट बताएगी। जिस सेगमेंट का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है उसको ले लेंगे हम। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, थर्टीन्थ होल्ड पे है, 14th हो गया, 15th होल्ड पे है, 16th होल्ड पे है, 17th हो गया, मैं आ गया जी 18th क्वेश्चन में। इंडियस 38 का है और एक आपका है इंडियस 10। वैसे तो मुझे होमवर्क दे देना चाहिए आपको, पर मैं आपको फिर भी पढ़ा देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। डी कंपनी ने एक पब्लिशिंग हाउस खोला हुआ है, इन्होंने एक कॉपीराइट परचेज किया है एक बुक के लिए, ऑथर से खरीदा है। अच्छा, ऑथर ने बुक लिखी और उसका कॉपीराइट पब्लिशर को बेच दिया, बहुत बढ़िया बात है जी। आगे, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ डी लिमिटेड चूजेज टू मेक द पेमेंट अप फ्रंट, अप फ्रंट का मतलब है राइट नाउ, आज पेमेंट कर दो तो पैसे कम देने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगा के देंगे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो कॉपीराइट आपको मिल जाएगा 80 लाख रुपए का, विच इज़ इन लाइन विद द जनरल प्रैक्टिस ऑफ द सच अरेंजमेंट। अगर आपको पेमेंट आज चाहिए तो 80 लाख रुपए ले लो, तो पेटेंट आपका 80 लाख का हो जाएगा, बात खत्म। हाउएवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड that in case D Limited chooses to pay consideration after 2 years, it will be required to pay 1 crore rupees। अगर पेमेंट 2 साल बाद लेनी है तो 1 करोड़ मिलेगी, तो बाकी का 20 लाख क्या है, ब्याज है। तो अगर आप एट वट वैल्यू शुड द इंटेंजिबल एसेट एज पर, दोनों केसेस में 80 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप कैश पे कर रहे हो तो भी 80 लाख, अगर आप उधार खरीद रहे हो तो भी 80 लाख। क्यों? क्योंकि जब पेमेंट 2 साल बाद होगी तो उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे तो फिर उसकी 80 लाख रुपए वैल्यू बैठेगी। हम पहली एंट्री पास करेंगे इंटेंजिबल टू क्रेडिटर, फिर अगली एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पहले साल में राइट ऑफ हो जाएगा, अगले साल में फिर लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और फिर लास्ट में क्रेडिटर टू कैश 1 करोड़। तो ये जो 2 साल का ब्याज है ये P&L में जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेरे कहने का मतलब है आप कैश में खरीदो, आप उधार खरीदो, 80 लाख की एसेट ही रहेगी आपकी। क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए आप दोगे भी तो इंटेंजिबल 1 करोड़ का है नहीं, इसमें 2 साल का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। हम इसको डिस्काउंट करके लिखेंगे 80 लाख पे और 2 साल का ब्याज P&L में डाल देंगे। तो इंटेंजिबल की कॉस्ट बतानी है, देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, इट विल बी 80 लाख रुपीज़ इन बोथ केसेस। ये कोई क्वेश्चन है, बताओ क्या क्या बताऊँ इसके अंदर मैं आपको, RTP में आंसर है, देख लेना। इंडियस 10 इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। XYZ गुड्स बेचते हैं कस्टमर्स को प्रॉमिस के साथ कि वो डिस्काउंट देंगे 5% लिस्ट प्राइस पे, प्रोवाइडेड दैट द पेमेंट आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर विद इन 15 डेज।
कंपनी ने अपने कस्टमर को कह दिया कि अगर आप 15 दिन में पैसे देने आ गए तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे लिस्ट प्राइस का। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है जी, XYZ लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ 5 लाख टू ABC बिटवीन 17 मार्च टू 31 मार्च। इन्होंने अपने कस्टमर को 5 लाख का माल बेच दिया ईयर एंडिंग पे, और ABC ने अपना पैसा 15 अप्रैल तक दे दिया है, मतलब 15 दिन में पेमेंट आ गई, 15 दिन में पेमेंट आ गई। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूव हुए हैं, ये हुए 31 मई को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 अप्रैल को आपके पास पैसे आ गए, तो जो डिस्काउंट आपको देना पड़ा वो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? उसका आंसर है एडजस्टिंग है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट डेट को कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, आपने पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि 15 दिन में पैसे दे दोगे तो 5% डिस्काउंट देंगे। 15 अप्रैल को पैसा आ गया, तो 31 मार्च को जो सेल बुक होगी वो सब्जेक्ट टू डिस्काउंट होगी। तो 5 लाख में से 25,000 माइनस करके 475 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए। ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि 31 मार्च को भी पता था आपको कि डिस्काउंट देना पड़ सकता है आपको। इतना सा क्वेश्चन है। जय श्री राम। आज मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, 7 बाकी के कल करा दूंगा, आरटीपी कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। अगर आपको लगा कि मैंने तेज़ी से निकाल दिए, आरटीपी के सॉल्यूशन आपके पास हैं। आरटीपी का जो फाइल है PDF का, मैं यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, आप देख लेना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। नेक्स्ट वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे।